जय हिंद प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड। ये चैप्टर बोर्ड के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और अगर आप क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ते हैं तब तो ये चैप्टर्स आपको पता है कार्बन एक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक ओवरव्यू है क्लास 10th में और ये बोर्ड में भी अच्छे खासे मार्क्स कैरी करता है और साथ में नॉलेज के लिए, चूँकि अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक फैमिली के बारे में जानना है तो इस चैप्टर्स को जानना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आई होप अगर आपको पसंद आए, सेशन अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स, यानी कि मेनली इस चैप्टर में बेटा हमें क्या करना है, कार्बन के बारे में और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए, आपको पता है कि हमारे टोटल एलिमेंट अभी तक जितने नोन है उसमें 119 एलिमेंट्स है। एक्चुअली 118 एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं मेनली, लेकिन 190 एलिमेंट्स है जिसको हम लोग जानते हैं। और क्या हम सब के बारे में इम्पॉर्टेंट सारे ही होंगे एलिमेंट्स हैं तो, लेकिन हमारे स्टडी के ओवरव्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एलिमेंट्स कोई है बेटा तो वह क्या है आपका कार्बन। क्यों? बाकी सारे इम्पॉर्टेंट ही है क्या? बाकी भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे, तो क्या बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है? सभी इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सबका अपना इम्पॉर्टेंस है। लेकिन हम मेनली इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं बेटा किसके बारे में? कार्बन फैमिली के बारे में। देखिए सारे डिसैपियर्ड हो गए, लेकिन कार्बन क्यों बचा हुआ है? क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है हमारे लिए जो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनाता, इसके इतने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे अवेलेबल है, कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। तो आखिर सब के पीछे रीजंस क्या है, आखिर ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे इसमें जानने की। ठीक है, यही यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई वंडरिंग ऑल अदर एलिमेंट्स डिसअपीयर्ड बट कार्बन डिड नॉट, लेट अस सी वाई। क्यों, ऐसा क्यों? सारे डिसअपीयर्ड हो गए लेकिन कार्बन क्यों बचा हुआ बेटा? ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए जितनी भी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, या तो वो मेटलिक है ना, या ग्लास और ग्ले से बना हुआ है। ठीक है, तो या अदर्स, जैसे आपके पास हम जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हैं, चाहे स्पून हो, ये मेडिसिन्स हो, ट्रेसेज है, कप्स है, वेजिटेबल्स है, आखिर ये किस से बना हुआ है? क्या ये मेटल्स है, क्या ये ग्लास और क्ले है, किस सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है ये? ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैन यू गेस द कॉमन एलिमेंट फाइंड इट ऑल। ये जितने भी एलिमेंट्स है बताइए बेटा इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें जो कॉमन है वो क्या है? दैट इज कार्बन। ये जितने भी सब्सटेंस है बेटा, चाहे वो स्पून हो, कप हो, मेडिसिन्स हो, ये सभी कौन से हैं? कार्बनिक सब्सटेंसेज हैं। ये सभी हमारे क्या है बेटा? कार्बनिक सब्सटेंस। ठीक है, आपके अर्थ पे अराउंड 0.02% कार्बन है जो मिनरल्स के फॉर्म में अवेलेबल है, लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, पेट्रोलियम। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि आपके कार्बन जो मिनरल के फॉर्म में अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं? तो आपके कार्बोनेट्स, आपके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जो हाइड्रो वाटर और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनता है, और या कोल और पेट्रोलियम, ये सारे आपके कार्बनिक सोर्सेज हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आपके कार्बन से फॉर्म्ड होता है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये इसका परसेंटेज कितना है? 0.02%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है उसके परसेंटेज क्या है बेटा? 0.03%। ठीक है, चलिए तो देखिए कार्बन जो हमारे एक एलिमेंट है, सबसे पहले तो ये बेटा है क्या? ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसके बाद ये कार्बन हमारे कोल का भी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, यानी इसका सिंबल क्या है? कार्बन, कैपिटल C से डिनोट करते हैं।
ठीक है। एटॉमिक नंबर बेटा कार्बन का क्या होता है 6 मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 इन द फॉर्म ऑफ 2 and 4, ठीक है। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 4 का मतलब क्या है कि ये क्या है बेटा कार्बन फर्स्ट सेल में, यानी कि आपका जो फर्स्ट के नंबर सेल होता है उसमें है, और ये 4 क्या है आपका एल सेल में अवेलेबल होगा, यानी कि 2 आपके के सेल में और 4 आपके एल सेल में अवेलेबल होता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ देखिए ये जो कार्बन का स्ट्रक्चर दिखाया गया बेटा, ये आपके देख रहे हैं आपका फर्स्ट नंबर सेल है जिसमें ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और ये आपका सेकंड सेल है जिसके अंदर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते रहते हैं। ऑब्वियसली कार्बन में भी जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस या जिसकी बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशंस की, तो ये आपके रोटेशंस में ही होंगे हमेशा, है ना। चलिए तो वैलेंसी, अब अगर हम बात करें कार्बन की वैलेंसी की, तो वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, ऑब्वियसली जब इसका 2 और 4 इसका एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको पता है वैलेंसी किससे निकालते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आपका ये स्ट्रक्चर है जो रोटेट कर रहा है तो 1 2 3 और 4 आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में दिख रहे हैं ना। तो ये जो आउटर ऑर्बिट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वही तो हमारा वैलेंसी होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैलेंसी निकाली जाती है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है 4 अब 4 ये दोनों फॉर्म में होता है +-4 क्यों हम आगे देखेंगे, क्योंकि कार्बन के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, ओके। ओके सो थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कार्बन का। देखिए ये भी एक स्ट्रक्चर दिखाया गया। अब देखिए बात, चूँकि मैंने अभी बात किया कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो हर एलिमेंट्स हर आइटम अपने आप को स्टेबल स्टेट पे लेके आना चाहता है। ऑब्वियसली कार्बन भी स्टेबल स्टेट में लाना चाहता होगा, अपने आप को अस्थाई बनाना चाहता होगा। तो जो अस्थाई बनाने की बात है, तो कैसे आखिर अस्थाई कैसे बनाता है, तो देखिए ये क्या कर सकता है, या तो चूँकि इसका कॉन्फ़िगरेशंस 4 है, आपको पता है कि स्टेबल होने के लिए कंडीशंस क्या होती है कि उसके आउटर मोस्ट में या तो 2 हो या फिर 8 हो, यानी कि वो ऑक्टेट फाइंड आउट कर ले, है ना, अपना क्या बना ले ऑक्टेट। अब इसका ऑक्टेट कब पूरा होगा बेटा, जब इसके पास अगर लास्ट ऑर्बिट में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो इसको 4 गेन करना पड़ेगा या 4 लूज करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक है, गेन करेगा तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज +4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा +4, या क्या कर सकता है, या ये लूज भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि अगर डबलेट पूरा हो जाए 2 हो जाए तो भी तो ये स्टेबल हो जाएगा ना। तो ये कार्बन, इसीलिए मैंने बताया था कि आपकी वैलेंसी क्या होती है +-4, ये गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। अगर गेन करेगा तो उस केस में क्या होगा +4, लूज करेगा तो -4, सॉरी गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ले रहा है ना, तो लेगा तो -4 होगा यहाँ पे, और गेन होगा तो क्या होगा, लूज करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉरी मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब से एक छोटा सा पॉइंट है कि बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कटायन विद 6 प्रोटीन्स। ऑब्वियसली एक ये बहुत मुश्किल है 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, क्योंकि अगर वो रिमूव करेगा तो उसके पास प्रोटॉन तो फिक्स है ना, जो प्रोटॉन इसके पास होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होती है, तो ऑब्वियसली 6 प्रोटॉन्स है, तो क्या न्यूक्लियस उसका 6 प्रोटॉन्स को होल्ड कर पाएगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी टफ वर्क, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सेम कहानी होगी अगर वो लूज कर रहा होता, तो लूज करने के लिए बेटा क्या होता है ना, उसको 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी की ज़रूरत है, और इतनी एनर्जी वो स्टेबल स्टेट में फाइंड आउट नहीं कर सकता। इसीलिए कार्बन ना तो या तो लूज करता है या गेन करता है, और वो पूरी तरीके से डोनेट नहीं कर सकता। लूज और गेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको शेयर करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, वो पूरी तरीके से दे भी नहीं पाता और ले भी नहीं पाता है। दैट इज द रीजन कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। और आपको पता है कि जब शेयरिंग होती है तो बॉन्डिंग कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। जनरली कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं बेटा, अगर आप लोगों ने क्लास 9th का याद हो तो आपको पता है कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। बॉन्ड
जो हमारे बॉन्ड है, बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं आपको पता है? 2 बॉन्ड होते हैं। एक आपका होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना, और दूसरा क्या होता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को या तो दे दे या फिर ले ले, गेन हो या लूज हो। और कोवैलेंट बॉन्ड कब होता है? जब वो शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग। यानी कि याद रख लीजिए, कार्बन जब भी बनाएगा तो बेटा कैसा बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जब भी ये कोई रिएक्शन करेगा ना तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करेगा। सो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ये बिल्कुल याद कर लीजिए कि कार्बन जब भी करेगा तो क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। ओके, चलिए देखिए कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है इसके ऊपर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन के देखिए यहाँ पे 2 एक सीरीज दिखा रही है। इसको थोड़ा सा 3D व्यू में देखते हैं। ठीक है, इसको आगे समझते हैं अभी कैसे कोवैलेंट। इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए किसी कैसे फॉर्मेशन होता है कार्बन का, या एक्चुअली में कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, थोड़ा इसको डीप से पढ़ते हैं। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड से आपके क्वेश्चंस आएंगे तो इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो लेट अस सी कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, ये कार्बन मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन हाइड्रोजन का समझते हैं। हाइड्रोजन आपको पता है सबसे छोटा एलिमेंट भी होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका रीजंस क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है ना। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं पाया जाता ना, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया गया, इसके पास क्या है? 1 प्रोटॉन है। अब देखिए जब ये शेयरिंग करेगा तो ऑब्वियसली जब इसके पास सिर्फ प्रोटॉन है सी प्रोटॉन है तो किसकी शेयरिंग करेंगे? एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन। ये दोनों चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं, तो यहाँ पे क्या करता है बेटा? स्टेबल स्टेट में हाइड्रोजन शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से। अब सोचिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये हाइड्रोजन का जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है क्या इसको दे पाएगा क्या? अगर एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, दोनों के पास एक ही है, तो क्या इसको ये दे देगा? या ये हाइड्रोजन इसको दे देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये देगा तब तो ये एम्प्टी हो जाएगा ना, ब्लैंक हो जाएगा, इसके पास बचेगा क्या? तो रिएक्शंस कैसे करेगा? इसीलिए यहाँ पे दोनों क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोजन का एक और इस हाइड्रोजन का एक, ये दोनों आपस में कर लेते हैं शेयरिंग। और जब शेयरिंग करेंगे तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? देखिए ये दोनों ने शेयर कर लिया और यहाँ पे बनाया क्या बेटा? ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, दे आर फॉर्मिंग। ये क्या बता रहा है कि एक हाइड्रोजन ने शेयरिंग किया और सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया। इसीलिए किसका एग्जांपल है? कोवैलेंट बॉन्ड का। यहाँ पे दिखा भी, सिंस 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर 1 पेयर आर शेयर्ड वी से दैट व्हाट? दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो ए केमिकल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पे इसका एक डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हुआ था? एक इसका और एक इसका, ये एक मिला के एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया। सॉरी, ये सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये क्या बता रहा है बेटा? कि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगर एक बॉन्ड हो तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर सिर्फ एक पेयर, मतलब एक पेयर का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड होंगे? एक और एक 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब जिसके अंदर 2 यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा, और इसको डिनोट किया जाता है डॉट या क्रॉस से। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरीके से देख रहे होंगे आप लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल, या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्रॉस फॉर्म में, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है।
कोई दिक्कत? देखिए, और यहाँ पे कैसे बनेगा, इस टाइप का सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये सब के साथ यही होना है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का। ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लोरीन में बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सबको पता है। 17 का मतलब क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशंस लिखोगे तो 2 8 7। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए व्हाट 7, यानी कि यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इसके टोटल जिसका जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर 17 प्रोटॉन और 18 नाइट्रोजन है, और 7 ये जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये सपोज क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, दोनों में सेम है ना, तो इस कंडीशंस में सेम कहानी यहाँ पे है, या तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है या देना है, तो ये करेगा क्या करेगा, ठीक है। तो टू बिकम स्टेबल क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन्स टू अदर क्लोरीन एटम। अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को भी शेयर करेगा, और शेयर करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए देखिए शेयर करेगा। देखिए ये शेयर किया इन्होंने, एक और एक इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, और जब लूज करेगा यानी कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन किया, तो क्लोरीन के बीच में भी कैसा बॉन्ड बना, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया इसका मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में भी बनेगा सिंगल बॉन्ड। Cl2 के बीच में भी कैसा बनेगा बेटा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट हुए, 2, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वर्ड कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का। चलिए तो अगर सेम एग्जाम्पल डिफिनेशन है यहाँ पे कि उसमें 1 पेयर था, अगर ये तो सिंगल के लिए, अगर डबल हो जाए तो बेटा क्या होगा, डबल, यहाँ पे भी सिंगल है तो सेम सिंगल हुआ, अगर यहीं पर डबल होता तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम के हिसाब से ऑक्सीजन भी बार बार पूछा जाता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी देख लेते हैं। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन में टोटल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। 8 का मतलब क्या हो गया, उसके पास फॉर्म कैसे होगा, 2 और 6 के फॉर्म में, तो ये 6 वो इलेक्ट्रॉन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5, ये आपके लास्ट ऑर्बिट में है। अब चूंकि O2 का फॉर्मेशन बनाना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी ऑक्सीजन एटम का ही कॉम्बिनेशन है, O2 मॉलिक्यूल फॉर्म करने जा रहा है, तो जब O2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा तो इसने भी क्या किया, ये क्या शेयर करता है, देखिए इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, तो ऑब्वियसली इसको अगर 8 पूरा करना है तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है मिनिमम। तो दैट इज द रीजन कि दे आर शेयर। यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने बच्चे, 4, और इसने, इस ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दोनों ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया है। और इस कंडीशंस में एक पेयर 2 के लिए एक सिंगल बॉन्ड और एक 2 के लिए एक सिंगल बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बेटा फॉर्म कर लेता है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इसीलिए जो O2 स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे क्या बनता है बेटा, O डबल बॉन्ड O फॉर्म करता है ना। ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ टोटल कितने पार्टिसिपेट किए हैं, O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, अभी तक हम लोगों ने सिंगल कोवैलेंट का बॉन्ड का एग्जाम्पल देखा था, अब ऑक्सीजन कैसा है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, तो बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कितने पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, 2 पेयर्स है ना, चूंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। वहाँ पे एक पेयर था तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे डबल पेयर है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर ट्रिपल पेयर होगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, सो ऑन। ओके
अब ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7। ठीक है, अब 7 का मतलब क्या है? देखिए इसके पास टोटल 2 और 5, इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशंस में टोटल देखिए कितने 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको पूरा कितना करना है? 8। तो कितने की नीड है? 3 की, यानी कि मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, तब ये अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। और रिएक्शंस करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को स्टेबल स्टेप में लेके आए। तो इसीलिए जब नाइट्रोजन से लड़ता है, आपस में मैच करेगा, तो ये 5 में अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और बाकी 2 इन्वॉल्व नहीं होता। तो शेयरिंग कैसे करेगा? देखिए यहाँ पे ये 3 और ये 3, यानी कि इसने अपना 3 दिया और इसने अपना 3 दिया, और दोनों ने मिला के चूँकि 3-3 बना रहा है, तो बॉन्ड क्या बनाएगा बेटा? डबल मिलके ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? नाइट्रोजन बॉन्ड ट्रिपल नाइट्रोजन। यहाँ देखिए नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो एग्जाम्स के पॉइंट से हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जाम्पल याद कर लीजिए। सिंगल के लिए ऑक्सीजन डबल और नाइट्रोजन कैसा फॉर्म करता है? ट्रिपल बॉन्ड। और ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जाम्स में स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर जरूर बनाना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का। अभी तक हमने जितने भी देखे थे, वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, वो सेम एटम्स के कॉम्बिनेशंस के हमने डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखी थी। अब हम लोग देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड वाटर कैसे फॉर्म करता है। ओके, एक डिफरेंट फॉर्मेशंस है। तो वाटर के अंदर देखिए क्या होगा। आपको पता है कि एक एलिमेंट्स आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर चूँकि 8 होता है, इसीलिए इसमें टोटल 2 और 6, टोटल 6 ऐसे कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसके अंदर। तो ये जो 6 होता है, चूँकि देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे और हाइड्रोजन दोनों को साइड में प्लेस करते हैं। ठीक है, अब चूँकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑब्वियसली जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीजन के एक ही इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करेगा ना बेटा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के लिए किसके साथ? ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। और इसलिए ऑक्सीजन के पास 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो अनशेयर्ड होते हैं, जिसकी शेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास एक ही है। तो शेयरिंग में क्या बनेगा? हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ, और इस हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है H2O के अंदर। इसको थोड़ा सा आप लोग एनिमेशंस के थ्रू देखो और समझने की कोशिश करो कैसे होगा ये। ठीक है, तो जब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ठीक से देखिएगा कैसे ये फॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए जो ब्लिंक कर रहा है वो हाइड्रोजन एटम्स हैं, और ये शेयरिंग करने के बाद कैसे बनाएगा? लेटर सी। देखा आपने किस तरीके से ये जो हाइड्रोजन था इसके साथ शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, और लास्टली क्या बनेगा? ये स्ट्रक्चर बनाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा स्ट्रक्चर CH4 का, मीथेन का। चूँकि अभी तक हमने जो भी देखा वो कार्बनिक सब्सटेंस नहीं थे। अब हम लोग एक फर्स्ट कार्बनिक सब्सटेंस CH4 मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट से। तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है ही आपकी। ठीक है, इसके बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, +-4 हमने कई बार देख लिया है। तो आखिर ये शेयरिंग करेगा कैसे? तो देखिए फिर से कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन को बीच में प्लेस करिए, हाइड्रोजन को चारों कॉर्नर पर। कैसे? कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास फिर से एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस से दिखा दिया। और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोजन के पास एक, हाइड्रोजन के पास एक, और ये इस किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑब्वियसली इस तरीके से बनाएगा, है ना। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका? ये बनता होगा ना, ये स्ट्रक्चर बनेगा ना हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स आपने देखे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आसान होते हैं, बार बार पूछा जाता है। देखिए हाइड्रोजन एटम्स है, आप समझिएगा इसको एनिमेशंस के थ्रू। ये जो ब्लिंक कर रहे हैं देखिए चारों, और फाइनली दे आर गेटिंग फ्यूज्ड। देखा आपने कैसे फाइनली इन्होंने रिएक्शंस बनाए? फिर से देखिए, वाओ, इस चारों हाइड्रोजन ने कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कराया,
और बनाएगा कैसा, दैट इज द स्ट्रक्चर, ये फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये इनका बॉन्डिंग है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, यानी कि टोटल 4 सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे और ये इनका डॉट स्ट्रक्चर है। एग्जामिनेशंस में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो दोनों की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। CO2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। देखिए CO2 के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास 8 है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है 2, कार्बन के पास जस्ट हमने देखा था 4। कैसे बनेगा ये, इसका फॉर्मेशंस कैसे होगा सर, कैसे होगा, जैसे होता है सर, है कि नहीं तो लेट अस सी। देखिए यहाँ पे भाई साहब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को कैरी किया है, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 दोनों, अब दोनों के पास 6 है, लेकिन इस कार्बन के पास तो 4 ही है ना, तो ऑब्वियसली ये कार्बन इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कर लेगा और इसमें से 4 में से जो 2 बचा इसके साथ रिएक्शन कराएगा। तो कैसे कराता होगा, ये कराएगा ऐसे, देखो ये कार्बन का 2 और ये ऑक्सीजन का 2, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये ऐसे बना लिया और फिर इस कार्बन के साथ भी इसने ऐसे फॉर्म कर लिया। तो ये स्ट्रक्चर होता है CO2 का, यानी कि कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये भी एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करें आप लोग, डॉट स्ट्रक्चर के भी, और बॉन्डिंग में टोटल डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर, चलिए तो देख रहे हैं आपने, कार्बन के पास डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। अब हम लोग कुछ जितने भी हमने देखे हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के, अब उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो एग्जाम्स में थ्योरेटिकल पार्ट्स में पूछा जाता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स के कारण। तो हम लोग देखते हैं। देखिए जनरली हमने अभी क्या देखा कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, अगर वो गेन या लूज करता है ना, तो वहाँ पे बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है, अट्रैक्शन उनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है ना, अट्रैक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन चूंकि ये इनका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का क्या है, कम है, दैट इज द रीजन कि दे आर जनरली either liquid or either gases. Why? Due to the weak force of attraction. ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि why carbon compounds or covalent compounds generally exist in the forms of liquids or gases. They do not form the solid state. Why? Because of they have a less force of attraction, weak force of attraction between their molecules, and that is the reason कि they are exist generally in liquids or gaseous forms. Some of them are exist in the solid forms. Got it? Nextly, they have a low melting and boiling points. That means चूँकि ये लिक्विड्स और गैस स्टेट्स में पाए जाते हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा लिक्विड्स और बॉइलिंग टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। ये लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे ही क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, बॉइल्ड हो जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है बेटा, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें, डायमंड आपको पता है सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियसली उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा मजबूत होता होगा, तो ये तो भैया लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा नहीं, ये तो कमज़ोर होने से रहा। तो ये एक्सेप्शंस है, इसको याद कर लीजिए, लेकिन बाकी जनरली सब के क्या होते हैं, लो और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो एक तो चूँकि अट्रैक्शन फोर्स कम था, इसीलिए लिक्विड्स और गैस स्टेट में पाया, ऊपर से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। और क्या होता है, और क्या हो सकता है बताओ, देखिए और इस होता है सर, ये होता है, और क्या होगा, और इरेज नहीं हो रहा है यार चलिए जनरली वाटर के अंदर जितने भी हमारे ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, ज़्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना जो इनको घुला देते हैं। भैया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, अब स्ट्रॉन्ग होने का उनको घुला लेते हैं, लेकिन इन जनरल वाटर में ये नहीं घुलते। ठीक है, तो याद रखिए तीसरी प्रॉपर्टी कि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जनरली वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल होते हैं, हाँ कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये घुलेंगे। ठीक है, और कुछ ऑब्वियसली चूँकि देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको पता है कि लिक्विड्स और गैस है, तो सर पूरा कंडक्टर तो होगा हीट इलेक्ट्रिसिटी का, जब सॉलिड है ही नहीं
तो ज़्यादातर लिक्विड और गैस है, और आपको पता है लिक्विड और गैस दोनों ज़्यादातर पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे ये भी हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं पाए जाते। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है दे डू नॉट कंटेन आयंस स्टेबल स्टेट में ना। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई कोवैलेंट कंपाउंड्स आर वीक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाट इज द आंसर? बिकॉज ऑफ दे डू नॉट कंटेन आयंस। सिंपल। ओके, चलिए तो आज के लेक्चर्स में इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग ऑकरेंस ऑफ कार्बन इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी तो हमने एक छोटा सा ओवरव्यू देखा है कि कार्बन फैमिली क्या होती है, और कार्बन में ज़्यादातर कार्बनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड की या कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब कार्बन का ऑकरेंस क्या है, उसके नेचर्स क्या है, उससे रिलेटेड सारी थ्योरी पढ़ेंगे एक एक करके। तो अगले लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।